गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो बच्चों राज्य की कार्यपालिका को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझा जाएगा संघ की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, तो उसको समझ के कंपेयर करके फिर हम लोग आगे चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहां बच्चों देखो, जैसे बच्चों कार्यपालिका कार्यपालिका दो होती है। ठीक है, कार्यपालिका दो होगी। एक होता है संघ की कार्यपालिका, जिसको हम कहते हैं संघीय संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। और दूसरा होता है राज्य की कार्यपालिका, इसको लिख सकते हैं राज्य कार्यपालिका। तो ये दो कार्यपालिकाएं बच्चों हैं। ठीक है, दो कार्यपालिका। तो अब हम लोग को आज देखना है राज्य की कार्यपालिका, परंतु राज्य की कार्यपालिका को पढ़ने से पहले हम लोग केवल एक शब्द यूज करेंगे आज, पहले संघ शब्द। ठीक ना, संघ, संघ शब्द को हम यहां नहीं, इस वाले कॉलम में यूज करेंगे संघ शब्द। ठीक, संघ। और यहां यूज करेंगे हम लोग राज्य, राज्य। अब बच्चों देखो, ये जो संघ है, ये जो संघ है, इस संघ में हम तीन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, तीन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तीन संस्थाएं कौन कौन? तो यहां हम देखें तो यहां लिख देंगे संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। इसको बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। संघ की कार्यपालिका, ठीक है। फिर यहां हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका में, संघ में अगला संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, या हम कह देंगे संघीय संघीय विधायिका। ठीक है, और यहां हो जाएगा केंद्रीय या संघ की न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। ये संघ जो है किस भाग में था? तो ये संघ था बच्चों भाग 5 में। तो अब बात करें हम लोग राज्य की, तो ये राज्य जो है किस भाग में है? तो राज्य का भाग क्या है? तो राज्य का भाग है 6। समझ रहे बच्चों, राज्य का भाग क्या होगा? 6। अब इस भाग 6 में हम लोग किसको पढ़ेंगे? ठीक है, तो देखो भाग 6 में यहां देख रहे हैं हम संघीय कार्यपालिका, तो यहां हम देखेंगे राज्य कार्यपालिका। ठीक है, यही हम लोग का आज का चैप्टर है, राज्य कार्यपालिका। ठीक, यहां हम लोगों ने देखा था संघीय विधायिका, तो यहां पे हम लोग देखेंगे राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, या हम कह देंगे राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। और यहां देख रहे हैं हम केंद्रीय न्यायपालिका, तो यहां हम लिख देंगे राज्य राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका, ठीक है, या इसी को हम कह देते हैं उच्च न्यायालय, इसी को हम कह देते हैं उच्च न्यायालय, यानी हम कह सकते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक, विधायिका यानी विधानमंडल, इसके 3 अंग कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझ रहे हो, राज्यपाल। यहां देखिए संघ की विधायिका में तो 3 अंग, यहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केंद्रीय न्यायपालिका, या हम इसी कह दें सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बात यही। तो अब बच्चों देखो, हम लोगों ने संघ में, संघ के भाग 5 में, भाग 5 में हम लोगों ने पढ़ा संघीय कार्यपालिका को। ठीक, संघीय कार्यपालिका को। फिर हम लोग संघीय विधायिका, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संसद। ठीक है, संसद, संसद नाम से हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो संसद में लोकसभा भी पढ़ ली है, राज्यसभा भी पढ़ ली है, राष्ट्रपति हम कहां पढ़े थे? यहां पढ़े थे, और सुप्रीम कोर्ट भी हमने पढ़ लिया है। तो ऐसे हमने तीनों को जब खत्म किया, तो अब राज्य में भी ये संस्थाएं हैं, मगर ये राज्य के लिए हैं। ठीक, इनके जो नियम कानून, जो
क्षेत्राधिकार होंगे सब कहाँ होंगे, केवल राज्य में होंगे, भारत स्तर पे नहीं होंगे। तो अब देखो हम लोग आज जो पढ़ेंगे संस्था राज्य में भाग 6 में, तो वो क्या होगा, राज्य कार्यपालिका। तो इस राज्य कार्यपालिका में, ठीक है बच्चों, इस राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राज्य कार्यपालिका में सर कौन कौन शामिल होगा, तो राज्यपाल शामिल होगा, ठीक है। फिर राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक। और फिर यहां हम देखेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मैंने वीडियो जब देखा था, तो कमेंट जब मैंने देखा था, तो अभी 2-3 वीडियो के पहले की बात करें तो इसमें एक बच्ची ने बोला था कि सर संघीय कार्यपालिका इसमें सर आपने 4 लोगों के बारे में बताया था कि 4 लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा। 4 लोगों के बारे में सर आपने बताया था क्या क्या, तो 4 पदाधिकारी आपने बताया था। वो 4 पदाधिकारी कौन थे, तो सर आपने बताया था प्रेसिडेंट यानी राज्यपाल, फिर बताया था सर आपने वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराज्यपाल, और आपने बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, और फिर आपने सर बताया था पीएम प्रधानमंत्री। तो आपने केवल सर 3 लोगों को ये पढ़ाया, 3 को पढ़ाया, आपने प्रधानमंत्री को नहीं पढ़ाया, ठीक। तो बच्चे देखो है क्या कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा है, तो बच्चों देखो होता क्या है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, समझ रहे हो बात को। ट्रेंड एनालिसिस होता है कि आपके एग्जाम में कहां से कौन से ऑफिसर्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो है इसको पीएम को जो छोड़ा है, तो वो एसएससी जेई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए छोड़ा, वहां पे जो है पूछने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है। हालांकि यूपीपी, एसआई वगैरह वगैरह जो है, मैंने कहा सारे पेपर आप दीजिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बच्चे बन सकता है, ठीक। तो मैं यूपीपी वगैरह सबको टारगेट करके चल रहा हूं, ताकि हर वो पेपर जिसमें आपका जीएस पूछता है, तो आप जीएस में कहीं फंसो मत, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। आप मेरा वीडियो, मेरे नोट्स कवर रखिए, ठीक है, आपको जीएस में कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो ओवरऑल बात यह है कि बच्चे हम प्राइम मिनिस्टर जो छोड़ रखे हैं, ठीक है, तो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने छोड़ रखा था, हालांकि लेके सबको चल रहे हैं, तो चलो ठीक है, ये इसको मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सुनना बच्चे ध्यान से, मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा और एक वीडियो मैं यहां तैयार कर दूंगा, ठीक। यानी कि हम आज जब राज्य कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे तो इसमें राज्यपाल पूरा पढ़ लेंगे, और राज्यपाल पढ़ने के बाद जो राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता, इसको देख लेंगे, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, इन दोनों को एक वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक। तो जिस भी बच्चे ने कहा था सर आपने प्राइम मिनिस्टर छोड़ रखा है, अब मुझे नहीं पता वो किस कोर्स के लिए था, बहरहाल मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अदर जो पेपर है आप उसको दे रहे हैं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं इसको पूरा करूं, ठीक है बच्चे, मैं इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक। तो अब देखो यहां हम लोगों ने 4 लोगों के बारे में पढ़ा, तो यहां हम लोग को बच्चों कितने लोगों के बारे में पढ़ना है, 3 लोगों के बारे में, ठीक है, 3 लोग। जब मुख्यमंत्री हम पढ़ाएंगे तो इसी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा रहता है राज्य का मंत्री परिषद, है ना, राज्य का मंत्री परिषद। तो मैं ये जो मंत्री परिषद है ये दोनों साथ ही में, तो मैं इनको कवर कर दूंगा, और ये केंद्र का जो मंत्री परिषद है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसको भी कवर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान क्या रखना, हमने जो है, रुक जाओ इसको पहले मैं मिटाता हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, ठीक। हम लोग देखो पढ़े क्या, भाग 5 में 3 संस्थाएं हमने देखा, कार्यपालिका, विधायिका और फिर न्यायपालिका, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं भाग 6। तो भाग 6 में हम लोग अब यहां संघ की कार्यपालिका थी, तो यहां अब हम देख रहे हैं राज्य की कार्यपालिका,
वहां संघ की विधायिका है, तो यहाँ राज्य की विधायिका है। यहाँ राज्य की विधायिका को कहते हैं संसद, तो यहाँ पे राज्य की विधायिका को क्या बोला जा रहा है, विधानमंडल। इसके 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसके भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। परंतु जब विधानमंडल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये विधान परिषद जो है केवल वर्तमान समय में 6 राज्यों में है, ठीक है। परंतु जब हम नाम ले रहे हैं तो फिर इसका भी जिक्र यहाँ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं अपने पीपीटी में, ठीक है, अपने पीपीटी में। तो यही बात हो गई यहाँ पे कि न्यायपालिका जो है राज्य का, तो इसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। तो अब आते हैं पीपीटी में, ठीक है, वहां से फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों पीपीटी में हम देखें तो राज्य की कार्यपालिका दिख रही है, ठीक। तो राज्य की कार्यपालिका का देखो यहाँ बच्चों, ये पीपीटी में लिख दिया गया है राज्य की कार्यपालिका संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, ठीक है, 237। परंतु यहाँ ध्यान रखना सब लोग, ठीक है, ध्यान रखना, समय ना हो पाने की वजह से मैं इसको ठीक नहीं करा पाया, तो मैं कहा चलो मैं बोर्ड पे ही समझा दूंगा, कोई बहुत मैटर नहीं है कि यहाँ क्या है, हमको केवल सही इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा जो है वो हमारे पास सही होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 237 नहीं है क्या, राज्य, ठीक ना, केवल राज्य। तो अब हम इसको यहाँ हटाएं, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 6, ठीक, संविधान का भाग 6। और इसका आर्टिकल ये कहां से कहां तक है बच्चों, तो ये है 152 से लेकर 237 तक में। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग संघ के बारे में देख चुके, अब हम लोग देख रहे हैं राज्य के बारे में। तो राज्यों के बारे में जब हम देख रहे हैं तो राज्य में ये 3 संस्थाएं आ गई। तो यहां हम देख रहे हैं एक संस्था कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो मैंने अभी कुछ देर पहले सबको समझाया है, ठीक ना, सबको मैंने समझाया है, इसी बात को यहाँ मैंने बच्चों समझाया है, देखो, ठीक है, इसी बात को देखो मैंने यहाँ समझा रखा है। बात क्लियर ना, ठीक है, कि राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य न्यायपालिका, ठीक है। यहाँ पे बस शब्द यूज नहीं हुआ है राज्य, मैं लिख देता हूं, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका, या इसी को हम लिख दें उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। अब सुनो, ये जो राज्य कार्यपालिका है ये कहां से कहां तक है, तो इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 152 से 167 तक। जो राज्य विधायिका है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें विधानसभा होगा, विधान परिषद 6 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद, और यहाँ राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 168 से 213 तक में है, ठीक। फिर न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय, तो 214 से 237। बात क्लियर। और भाग क्या है, 6, और अनुच्छेद 152 से 237। अब हम आएंगे कार्यपालिका में, ठीक ना, कार्यपालिका क्लियर। अब इस कार्यपालिका में, ठीक है, इस कार्यपालिका में 3 पदाधिकारी, ठीक है, 3 पदाधिकारी, कौन कौन से, राज्यपाल, राज्य का महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी गवर्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो मुख्यमंत्री। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। क्या है कि राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत कुल कितनी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है,
किया जाता है। ठीक बच्चे, अब ये देखो, अब ये ले लो ऑप्शन, कुल कितनी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? तो 2 का, बी 3 का, सी 4 का और डी 5। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे ऑप्शन मिला। तो अब क्लियर रखो, राज्य के अंतर्गत कुल कितनी संस्था, शब्द क्या यूज हुआ? शब्द यूज हुआ संस्था। तो जब संस्था शब्द यूज हुआ तो यहां पे बच्चों, यहां हम वापस आए तो देखो राज्य, अब इसमें कितनी संस्थाएं आई? 1 2 3। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 3। फिर अब सतर्क रहना। अब क्वेश्चन क्या है कि राज्य कार्यपालिका, ठीक है, राज्य कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो ई लिख दे रहा हूं मैं केवल। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत कुल कितने, अब यहां इसको मिटाएंगे, कुल कितने पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी, कुल कितने पदाधिकारियों का अध्ययन किया जाता है? अब फिर यहां संख्या दे दिया, तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कुल कितने पदाधिकारी हो गए? राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री। तो यहां भी आंसर क्या होगा? यहां भी आंसर होगा बच्चों 3। ठीक है, तो ये बच्चों रटने वाली विद्या से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो सॉल्व होना है। ठीक है, और वैसे भी ज्यादा बच्चों का जो ये स्टेट वाला जो मैटर रहता है वो क्लियर नहीं होता है, समझ रहे हो, और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है। तो हमें जो है फायदा नहीं उठाने देना है, हमें इतना सॉल्व कर लेना है कि क्वेश्चन हमारा जो है गलत ना होने पाए। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग किसको देखेंगे आज गवर्नर को, यानी राज्यपाल को। ठीक, अब राज्यपाल की बात करें, ये राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, या नॉमिनल, ठीक है, हेड। तो राज्य का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो यहां आंसर क्या है बच्चों? राज्यपाल। यही बात अगर पूछा जाए केंद्र में, ठीक है, केंद्र में कि केंद्र का, ठीक है, या देश का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। ठीक, क्लियर। यह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। राज्य का वास्तविक मुखिया या प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और यही राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान यानी मुखिया भी होता है। तो वैसे ही अगर हम पूछें केंद्र में तो केंद्र में यही स्थिति किसकी होगी? तो केंद्र में ये स्थिति किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की हो जाएगी। राज्यपाल अपने समस्त कार्य राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है, ठीक है, परंतु वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति से अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक, तो जैसे केंद्र में सारा काम जो है राष्ट्रपति करता है, वो क्या है? कागजों के दृष्टिकोण से, रियलिटी में तो प्रधानमंत्री करता है, परंतु संविधान के दृष्टिकोण से सारा कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पे करता है। तो यहीं पे आ गई बात अब राज्यपाल की। तो राज्यपाल किसके सलाह पे करेगा? तो वो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पे, परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या है? वो राष्ट्रपति के, ठीक है, दया पर आश्रित है और कहीं ना कहीं केंद्र का प्रतिनिधि बनकर राज्यपाल, ठीक है, राज्य में अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल के पास कुछ ऐसे पावर हैं, जैसे कि कुछ बिल ऐसे होंगे, विधेयक ऐसे होंगे जिसको ये क्या करेगा? तो रोक लेगा, और राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तब ये उसको हाँ करेगा। समझ रहे हो? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास होके बिल जाता है, कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये संसद, तो बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, तो अब कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति अपना इस पे साइन किया
तब ये क्या हुआ, तब बना अधिनियम। तो वैसे ही राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल, तो इसके भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इन दोनों से पास हुआ, गया कहाँ, राज्यपाल के पास, राज्यपाल साइन कर दिया, तब अधिनियम बनेगा। तो कुछ विधेयक को ये रोक सकता है। ठीक, चलो आगे देखें। अब देखो आ गया आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 53 याद रखना होगा इसको। पूछेगा कि किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, तो अब मैटर यहां पे फंसेगा बच्चों। अगर एक व्यक्ति राज्यपाल है यूपी का, मान लो आनंदीबेन पटेल अपने यूपी की राज्यपाल, इनको जिम्मेदारी दे दी गई बिहार की भी और पश्चिम बंगाल की भी, तो ये 3 जगह की राज्यपाल हो गई। तो अब मैटर है कि आनंदीबेन पटेल, ठीक है, क्या 3 जगह का वेतन पाएंगी? ठीक है, 3 जगह का वेतन पाएंगी। तो यहां देखें क्या ये बात लिखा है? हाँ चलो, यहाँ पे खैर पीपीटी में पूरी बात लिख दी गई है, वरना मैं अभी होमवर्क के रूप में आप लोग को दे दिया होता। ठीक है, अब लिखा हुआ है तो खैर इसको आगे बताते हैं। तो है क्या कि राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, अगर ये आनंदीबेन पटेल अगर ये 3 राज्यों की राज्यपाल हैं तो इनको वेतन एक ही मिलेगा। ठीक, परंतु ये वेतन तीनों राज्य मिलके देंगे। अब फिर एक मैटर उलझ गया कि अच्छा तीनों राज्य मिलके देंगे तो क्या तीनों बराबर बराबर देंगे या कोई कम कोई ज्यादा देगा? तो यहाँ पे क्या है, कौन कितना देगा वेतन, कौन सा राज्य कितना वेतन देगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो अब ऑप्शन बना के पूछ लेगा कि ये निर्णय कौन लेता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस राष्ट्रपति। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति। क्लियर यहां? ठीक, आगे बढ़े। आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने जब राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ाया था, ठीक है, संसद में लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि देखो बच्चों योग्यताएं और निर्योग्यताएं, ठीक है, यानी अयोग्यता दोनों होता है। तो वनडे में क्या होता है, वनडे में दोनों को मर्ज करके पढ़ते हैं, समझ रहे हो, मर्ज करके पढ़ते हैं। अब जैसे लाभ का पद वगैरह जो है, ठीक है, ये योग्यता में शामिल नहीं है, ये किस में शामिल है, निर्योग्यता में। परंतु वनडे एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, निर्योग्यता अलग और योग्यता अलग पढ़े। ठीक है, तो इसलिए मर्ज करके पढ़ते हैं। तो हम ओवरऑल बात करें योग्यताओं की, तो क्या योग्यता होगा राज्यपाल बनने के लिए? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, जिस भी बच्चे को लाभ का पद क्या होता है, पागल दिवालिया का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, नहीं पता होगा, तो वो जाके राष्ट्रपति वाला चैप्टर उठा के देख लेगा, राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लेगा, उसका ये सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष। तो अब यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो और कल के क्वेश्चन का भी मैं जवाब देता हूं। ठीक है, कल के क्वेश्चन का, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, और इसको कमेंट में बच्चों आंसर देना कि गवर्नर बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी। ठीक, ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी
कोई नहीं। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो और मुझे जो है कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक, चलो ठीक है। तो अब हम देखिए राज्यपाल की योग्यता तो यहां हो गया। एक बात यहां पे और याद रखना है, क्या ये ऐसी अन्य योग्यता रखेगा जो संसद विधि बनाकर लागू करे। जैसे संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है 1951, इसकी भी चर्चा हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कर रखी है। ठीक, आप राष्ट्रपति का चैप्टर जो है ओपन करना, देखना, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, राज्यपाल जो है, राज्यपाल चाहे संसद हुआ और चाहे विधानमंडल, इन दोनों में से किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होगा। ठीक ना, नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, तो राज्यपाल की योग्यता आर्टिकल 157 योग्यता हमने देख लिया। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, ठीक है, अनुच्छेद 155। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति संघ के मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा, यहीं लिख देंगे, तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेगा। इट मीन्स प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति की दया पर आश्रित, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब देखो, इसका ये होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अगर ये शब्द यूज होता है प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस पदाधिकारी को हटाने के लिए अलग से कोई महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक ना, महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। बस होगा क्या, राष्ट्रपति जब चाहेगा, ठीक ना, जब चाहेगा मंत्रिपरिषद इसको सलाह देगा कि इसको हटा दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्यपाल को हटा देगा। तो जब देखो, कभी केंद्र में सरकार जब बदलती है तो राज्यों में राज्यपाल जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई तो उसके पहले जिन जिन राज्यों में कांग्रेस के राज्यपाल थे, सबको क्या किया गया, सबको हटा दिया। तो हटाने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रावधान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, क्वेश्चन बने तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बात यहाँ क्लियर। आगे देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 158। राज्यपाल अपने शपथ ग्रहण, ठीक है, यहां ध्यान रखना है बच्चों, मैं हमेशा बताता हूं कि किसी का भी टेन्योर बताओ, कार्यकाल बताओ, तो कार्यकाल में कभी भी केवल टाइमिंग नहीं बोला जाता है, केवल टाइमिंग नहीं बोलते हैं। तो शपथ ग्रहण की तारीख, ये शब्द यूज करेंगे, कब तक है, 5 वर्ष तक। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित है ही नहीं। ठीक ना, निश्चित है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मन करेगा राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो क्या है, वो अनिश्चित है, अनिश्चित। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन, अब मान लो प्रश्न बना, राज्यपाल का कार्यकाल निम्नलिखित में क्या है, एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए राज्यपाल का कार्यकाल, ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी मान लो दिया कोई नहीं। तो यहाँ क्या होगा, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। 5 साल ऑप्शन में है तो भी आंसर क्या होगा, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। हालांकि ऐसे क्वेश्चन वनडे वालों के लिए कम चांसेज होते हैं बनने के। इस वजह से मैंने पीपीटी में क्या बोला कि शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। ठीक, मैंने आगे के कंडीशन को भी बता दिया, ध्यान में रखने की जरूरत है। परंतु यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, बना रहता है। जिसका तात्पर्य क्या है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष के पूर्व भी
राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष के पूर्व भी, राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष के पूर्व मतलब पहले भी क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है, तथा जब भी इसे अपना त्यागपत्र देना होगा तो यह अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति का, राज्यपाल का एक तो कार्यकाल निश्चित है नहीं, ठीक है, मगर सामान्य रूप से 5 साल जो है माना जाता है कि ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक ना, बने रहेंगे। तो मान लो खुद राज्यपाल अपना पद छोड़ना चाहता है 5 साल से पहले ही, तब क्या होगा, तो तब होगा ये कि इसको देना पड़ेगा त्यागपत्र। और ये त्यागपत्र किसको देगा, अब यही जो है क्वेश्चन बन जाएगा, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, तो त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, अब ऑप्शन बना देगा कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या है, राष्ट्रपति। ठीक, चलो अब देखो यहां तक कि कार्यकाल की बात हो गई। अब यहां थोड़ा सा ये ऐसे इसको हटाते हैं, ये पूरा एक स्लाइड हो गया, थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए था। अब कुछ डेटा है बच्चों, कुछ डेटा है जिसको हेडिंग के द्वारा नहीं समझना है। ठीक है, ठीक है। अब राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या करता है, सत्र बुलाता है। तो वही बात अगर पूछें कि अगर राज्यों में राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तो केंद्र में कौन बुलाएगा, यानी संसद का सत्र कौन बुलाएगा, तो हम लोग जानते हैं कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक, तो राज्यपाल सत्र बुला रहा है तो राज्यपाल ही सत्र का क्या करेगा, समापन करेगा, यानी सत्रावसान करेगा। तो संसद का सत्र बुलाया राष्ट्रपति तो उसका सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, तो और वही सत्र का समापन भी करता है। परंतु सत्र की अध्यक्षता, ठीक ना, सत्र की अध्यक्षता, अब ध्यान देना, अगर विधानसभा है, ठीक ना, यानी कि विधानसभा में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में कौन करेगा, विधान परिषद का सभापति। ठीक है, सभापति, बात क्लियर। अच्छा आगे देखें। अब राज्यपाल एक वर्ष में कितनी बार राज्य विधानमंडल का सत्र बुला लेगा, तो कितनी बार बुला लेता है, ये बुला लेगा 2 बार। ठीक है, कम से कम कितनी बार, 2 बार, अधिक से अधिक कोई समय सीमा नहीं। सामान्य रूप से कितना बुला लिया जाता है, 3। ठीक, यही बात संसद में भी अप्लाई होती है, यही बात राज्य विधानमंडल में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 बार विधानमंडल का सत्र बुलाएगा, परंतु अधिक से अधिक सत्र बुलाने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वह एक वर्ष में 3 सत्र बुला लेता है। ठीक है, तो जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा, तो आंसर क्या है, 6 माह। इसको थोड़ा मैथ की भाषा में समझा जाए, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक, सुनो, राज्यपाल ने मान लो सत्र बुलाया कब, ये बुलाया 20 मई को। ठीक है, 20 मई को सत्र बुलाया। अब ये सत्र खत्म कब हुआ, तो ये मान लो खत्म हुआ 15 जून को, तो क्या हो गया, एक सत्र की अंतिम बैठक, तो ये क्या हो गया, 15 जून अंतिम बैठक हो गई। तथा अब आगामी यानी आने वाला जो सत्र है उसका प्रथम दिन जो होगा उससे 6 महीना से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक ना, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम 15 जून से 6 महीना जोड़ लें तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर के पहले या 15 दिसंबर को ही हर हाल में, ठीक है, हर हाल में क्या होगा, सत्र जो है दूसरा बुला लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर यहां पे, यहां लिखा है। ठीक है, तो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बात सारी क्लियर। ठीक, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं।
अब राज्यपाल का शपथ, आर्टिकल क्या है 159। ठीक, अब देखो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब क्या होगा, तब उस उच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो यही बात अगर हम केंद्र में देखें तो राज्यपाल की तरह स्थिति केंद्र में किसकी है, राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो केंद्र का न्यायपालिका दिलाएगा। केंद्र की न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। नहीं है अगर वो चीफ जस्टिस तो कौन दिलाएगा, तो उस सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ होगा वो दिलाएगा। एकदम सेम बात यहाँ लागू है। बस क्या करना है, करना बस ये है, सर्वोच्च न्यायालय की जगह हमको यहाँ देख लेना है उच्च न्यायालय। बस सारी बात क्लियर। तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद का शपथ ग्रहण करता है। परंतु जब कभी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है, शपथ दिलाएगा। क्लियर। अच्छा, अब राज्यपाल की सैलरी देखते हैं, राज्यपाल का वेतन। तो राज्यपाल का वेतन वर्तमान समय में कितना है, 3,50,000 रुपये। ठीक है, जो कहां से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। संचित निधि से तो हमने बताया था बच्चों कि संचित निधि दो टाइप का होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं संचित निधि को। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है केंद्र या इसी को कहते हैं भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। ठीक, और दूसरा होता है राज्य की संचित निधि। तो इसको वेतन कहां से दिलाएगा, केंद्र से कि राज्य से, तो राज्य की संचित निधि से। बात क्लियर इतनी। अच्छा, अब राज्यपाल का क्षमादान देख ले। राज्यपाल का क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में हम लोग देखे थे क्षमादान की शक्ति, तो उसमें हम लोगों ने किस तरीके से देखा था। ठीक है, तो जिस तरीके से वहां देखा था एकदम सेम यहां भी देखेंगे। वहां पे किताबी शब्द, ठीक है, विराम, लघुकरण, परिहार, ठीक है, इन शब्दों का मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये शब्द यूज करके आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना बात बच्चों। तो मैं देखो वही बात कह रहा हूं बच्चों कि यहाँ उद्देश्य बस ये है कि आप अगर पेपर दो, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं मैं। समझ रहे हो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि आप पेपर देके आओ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। आप फंसो मत, कठिन कठिन शब्द यूज करके उलझा के रख दिया, तो इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखो क्षमादान। क्षमादान हम लोगों ने राष्ट्रपति का भी देखा था। तो राष्ट्रपति का जब क्षमादान देखा था तो अब कंपेयर करना होगा उसके आर्टिकल में। तो राज्यपाल का क्षमादान 61 में है, तो राष्ट्रपति का किस में था, ठीक है, राष्ट्रपति का किस में था 72। ठीक है, इसका 161 और इसका 72। ठीक, तो क्षमादान, अब अंतर क्या, मैंने उसी समय जब पढ़ाया था क्या राष्ट्रपति, तो उसी समय राज्यपाल वाला भी पॉइंट में बता दिया था। राष्ट्रपति जाके वीडियो देखना बच्चों, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, परंतु फिर भी हम यहां देखें तो देखो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। सजा की जो टाइमिंग है उसको कम कर सकता है। मतलब अगर 10 साल की सजा मिली है तो ये चाहेगा तो 5 साल कर सकता है। ठीक, सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो यानी कि अगर राज्यपाल चाहेगा तो पत्थर तोड़ने वगैरह की सजा मिली है, ठीक, तो राज्यपाल कहेगा ठीक है आप पत्थर मत तोड़ो, ठीक है, परंतु सजा जो 10 साल की मिली है उसको तुम काटो। तो ये क्या हो गया, प्रकृति में परिवर्तन करना सजा के। परंतु मृत्युदंड,
यानी कि फांसी की सजा, मृत्युदंड की सजा तथा सेना न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को ये क्या माफ नहीं कर सकता है, ठीक ना, माफ नहीं कर सकता है, ठीक। और ये जो भी माफी देता है, ध्यान रखना, ये जो भी बच्चों माफी देता है तो राज्य विधि से संबंधित कोई बात होगी, ठीक ना, राज्य विधि या हम कह ले राज्य सूची के विषय, ठीक ना, राज्य सूची के विषय का कोई उल्लंघन है, ठीक ना, कोई सजा है तो ये माफ करता है, राज्यपाल वहां माफ करेगा। जब राष्ट्रपति का मैटर रहता है तो केंद्रीय विधि का कोई मैटर होगा तो कौन माफ करेगा, तो माफ करता है राष्ट्रपति, ठीक ना, तो कौन माफ करेगा, राष्ट्रपति माफ करेगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश, आर्टिकल 213 213। देखो मैंने जब राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ाया था तो उसी समय मैंने राज्यपाल के अध्यादेश को भी समझाया था, कंपेयर करके बताए थे कि प्रेसिडेंट जो है इसका आर्टिकल क्या है 123। तो बस मैंने बताया था कि राज्यपाल को याद करना है, तो कैसे, ये 1 जो है इसी को उठा के बीच में रख देना है। तो क्या किया, अब देखो इसी 1 को बीच में रख दिया तो यहाँ रख दिया तो हो गया 213 आर्टिकल इसका, ठीक। अब आर्टिकल में क्या है, देखो राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, तो जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा। अच्छा, अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है, तो अध्यादेश जारी इसलिए किया जाता है कि जब बच्चों देखो कोई विषम परिस्थिति आ गई, ठीक है, कोई विषम परिस्थिति है और ऐसा लग रहा है कि तत्काल एक नया कानून बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है, राज्य में बहुत जो है विषम परिस्थितियां चल रही हैं और एक नया कानून बनाना आवश्यक है। तो कानून बनाएगा कौन, कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल। अब विधानमंडल तो सत्र में है ही नहीं, तो जब विधानमंडल सत्र में नहीं है तो क्या होगा, तो तुरंत सत्र बुला लेना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी ही परिस्थितियों से बचने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए क्या करता है राज्यपाल, अध्यादेश जारी करता है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया ताकि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से आप पहले निकल जाओ, फिर बाद में देखा जाएगा। अच्छा, फिर बाद में क्या देखेंगे, समझते हैं इस बात को। तो जब कभी विधानमंडल का सत्र नहीं चलेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, राज्यपाल जारी करेगा अध्यादेश, ठीक है। अब इस अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो अधिनियम का होता है, ठीक है, अधिनियम का होता है, परंतु इसका प्रभाव अधिक से अधिक कितने समय तक रहेगा, तो आंसर क्या है बच्चों, अधिक से अधिक रहेगा 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक। तो 6 माह तक इसका अधिक से अधिक प्रभाव रहेगा, ठीक। परंतु जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने के क्वेश्चन पूछेगा कितने समय के अंदर विधानमंडल से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल जानी चाहिए, वरना यह अध्यादेश क्या होगा, रद्द हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या है, 6 सप्ताह, ठीक है, या 42 दिन, ठीक है, 6 सप्ताह या 42 दिन। तो जो भी कार्य किया है राष्ट्रपति ने अध्यादेश के जरिए, तो अगर वो आगे जारी रखना है तो उसको विधानमंडल से मंजूरी लेना होगा, ठीक। ये बात यहाँ पे लिखी है सारी, ठीक है, सत्र न चल रहा हो, क्लियर, और तत्काल एक नया कानून बनाना आवश्यक हो। राज्यपाल द्वारा जारी इस अध्यादेश का प्रभाव अधिक से अधिक 6 माह तक, ठीक है, रहता है। परंतु जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो विधानमंडल द्वारा इस अध्यादेश को सत्र शुरू होने के प्रथम दिन से क्या होना चाहिए, 42 दिन या 6 सप्ताह के अंदर मंजूरी मिल जानी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, यह अध्यादेश रद्द हो जाएगा, अध्यादेश रद्द हो जाएगा, ठीक। तो एकदम सेम बात बच्चों हमने कहाँ देखा था, एकदम सेम बात हमने देखा था राष्ट्रपति वाले में, ठीक है। बस डिफरेंट क्या क्या था वहां पे डिफरेंट बस यही हो गया था, डिफरेंट वहां पे क्या था, आर्टिकल 123 था, यहाँ पे क्या है 213, वहां पे क्या था, संसद का सत्र ना चल रहा हो, यहाँ क्या है, यहाँ है विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ठीक। यहां पे 6 महीना था प्रभाव,
तो राज्य वाले में भी क्या है, राज्य वाले में भी 6 माह ही है प्रभाव। सत्र शुरू होने के प्रथम दिन जो होगा वहां से 42 दिन के अंदर मंजूरी मिल जानी चाहिए, यानी 6 सप्ताह। तो राज्य में देखें, राज्यपाल में देखें तो यहां भी यही कंडीशन है, 6 सप्ताह। क्लियर बच्चों? ठीक, आगे चलें। राज्यपाल से संबंधित, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इन तथ्यों को थोड़ा सा बच्चों हम लोग देख लें। ठीक है, चलो तो तथ्य से देखें। भारत के किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। यानी कि बच्चों में मतलब ये है कि भारत के राज्यों में जब राज्यपालों की नियुक्ति हुई तो कौन सी पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी? ठीक है, तो कौन सी पहली महिला थी? सरोजनी नायडू। ठीक, आगे देखें। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, अच्छा ये बात अब नहीं समझ में आ रहा होगा, दूसरा यहां फिर लिख दिया है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। तो अब देखो यहां बच्चों क्या करना होगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। इसको ऐसे समझो वरना नहीं समझ पाओगे। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। तो फिर एक क्वेश्चन बन गया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला, ठीक ना, वुमेन सीएम, महिला मुख्यमंत्री। तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर हो जाता है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। तो बच्चों अब इसी से कनेक्ट करो इसको। मान लो अगर जैसे क्या लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, मान लो अगर कोई पुरुष होते हैं तो उनका नाम मान लो यहां लिखा जाता, मगर संजोग क्या है कि पुरुष नहीं है, वो महिला ही है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब पूछ रहा है कि जैसे यहाँ यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा, तो वैसे यहां भी पूछ लिया उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो कौन है? सरोजिनी नायडू ही है। तो हमारे लिए एक बात ये रही कि जो प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुई वो महिला ही नियुक्त हुई। ठीक है, अच्छा अब देखो राज्यपाल का जो पद है बच्चों, राज्यपाल का जो पद है काफी मतलब ऐशो आराम वाला पद है, ठीक ना। और राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद से क्या है? बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। तो अधीनस्थ प्राधिकारी कौन? वही राज्य का मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसी सलाह के आधार पे राज्यपाल जो है सारे काम करता है। इसी वजह से ये क्या है? ये संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख है। तो अब हर राज्य में राज्यपाल हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां भी राज्यपाल हैं। तो अब राज्यपाल का राज्यपाल भवन देखो, उनका वेतन देखो, उनकी सुविधाएं देखो, ठीक है। तो काफी पैसा खर्च होता है। तो सरोजिनी नायडू इस चीज को देख रही थी, ये खुद राज्यपाल थी, परंतु उसके बावजूद इन्होंने क्या कहा कि राज्यपाल के पास तो यार कोई पावर ही नहीं है, ऐसो आराम खूब है। तो क्या बोला? तो इन्होंने बोला कि राज्यपाल क्या है? सोने का पिंजड़ा, सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली क्या है? चिड़िया के समान है राज्यपाल, पावर इसके पास कुछ है ही नहीं। तो यहां क्वेश्चन बन गया, ये वाक्य किसने बोल रखा है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। तो अब देखो, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, परंतु अब देखो उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष राज्यपाल, ठीक है, पुरुष राज्यपाल तो कौन थे? बीबी मलिक, ठीक ना, बीबी मलिक, ये पुरुष राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये भी डेटा इंफॉर्मेशन। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में?
आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अब अच्छा, मुख्यमंत्री वाली बात यहाँ लिख दी गई है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री वाले में हम लोग और देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां जाके हम लोग का राज्यपाल से संबंधित चैप्टर पूरा कवर होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए, ठीक है, कितनी चाहिए, तो ये आपको आंसर इसका देना है। ठीक, इसके पहले मैं क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो क्वेश्चन मैंने पूछ रखा था कि वर्तमान समय में, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूछा था वर्तमान समय में, नहीं वर्तमान नहीं पूछा था मैंने, वर्तमान नहीं पूछा था, मैंने पूछा था मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। एक बच्चे ने आंसर सही दिया था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन मैंने दिया था 8, बी दिया था 10, सी दिया था 11 और डी दे रखा था कोई नहीं। कोई नहीं, तो अब आंसर इसमें क्या था बच्चों, तो ये मैंने पूछा था, तो आंसर यहाँ पे होने जा रहा है क्या, कोई नहीं। क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ शब्द क्या यूज हुआ है, मूल संविधान, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। मैंने क्या बताया, मूल संविधान किसे बोलते हैं, कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके पहले भारतीय संविधान में जो जो बातें सम्मिलित थी वो सारी बातें किसका पार्ट हैं, ठीक है, तो वो मूल संविधान का पार्ट है। और अगर 1950 के बाद कोई चीज ऐड की गई है तो वो क्या हो गया, वो हमारे वर्तमान संविधान का पार्ट हो गया। समझ रहे हो बच्चों, वर्तमान संविधान का पार्ट। तो इसलिए 1976 में ऐड हुआ था, 1976 में, ठीक है, 1950 में नहीं, तो 1976 में ऐड हुआ। तो मैंने क्या पूछा, मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 0, ठीक ना, 0 कुछ। अब अगर पूछें जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में, उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे, तब आंसर क्या होगा, 10। और अगर क्वेश्चन बना वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है, 11। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों। और जो मैंने आज दे रखा है क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में बताना, देखते हैं, ठीक है, और फिर जो है कमेंट में ही आंसर दे दूंगा या फिर बोर्ड पे आंसर दे दूंगा, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है।